नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म युद्ध। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। 2024 चुनाव में महज अब महीने भर का वक्त बचा है, तो ऐसे में ये रेस तेज होती जा रही है। होली के तुरंत बाद धुआंधार प्रचार शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले चुनावी चेहरों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3 बड़े दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। सबसे पहले कल रात कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी की। इसमें 45 उम्मीदवारों के नाम थे। इसके बाद आज जेडीयू ने बिहार में अपने कोटे में आई सभी 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान एक साथ कर दिया। इसके कुछ ही देर के अंदर बीएसपी ने भी यूपी की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 16 उम्मीदवारों के नाम हैं। अब बीजेपी की 5वीं लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि बीजेपी आज शाम तक ये लिस्ट जारी कर देगी। कल रात को बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हुई, जिसमें कई राज्यों के नामों को लेकर मंथन किया गया, जिसमें ये निकलकर सामने आया कि 4 राज्यों के नामों को लेकर मंथन हो चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 10 से ज्यादा नाम शामिल थे। हालांकि इसमें यह भी तय हुआ है कि कई ऐसे सिटिंग एमपीज हैं जिनके टिकट्स भी कट सकते हैं। हम आगे आपको बताएंगे और वो नाम भी बताएंगे कि किस तरह से ये जो नाम सामने आ रहे हैं, इम्पैक्ट कितना पड़ने वाला है। जो 3 नाम पैनल में आए हैं, उनमें से जिन नामों को फाइनल किया जाएगा उसका क्या असर होगा। 24 घंटे में कितने उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। कांग्रेस ने अपने 45 उम्मीदवारों का जो नाम है वो सामने रखा है। बीएसपी ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें 16 नामों को दिया गया है, जिसमें 7 मुस्लिम कैंडिडेट शामिल हैं। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने अपने 16 सभी नामों की घोषणा कर दी है और ज्यादातर पुराने चेहरों को ही रिपीट किया गया है। इसके अलावा बीजेपी के लिस्ट का इंतजार है और माना यह जा रहा है कि आज शाम तक बीजेपी अपनी लिस्ट शामिल कर सकती है, सामने रख सकती है, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम होंगे। और सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाला नाम होगा वो उत्तर प्रदेश की लिस्ट में होगा, क्योंकि हाल ही में जिन लोगों ने बीजेपी के सपोर्ट में एमएलसी की आपको याद होगा जो वोटिंग हुई थी, क्रॉस वोटिंग करी थी, जिसके चलते उन्हें हाल ही में सुरक्षा भी दी गई और माना यह जा रहा है कि उनमें से कुछ नामों को टिकट भी दिया जा सकता है। तो अब इंतजार इसी बात का हो रहा है। सबसे पहले बात हम उस लिस्ट की करेंगे जिसने सभी को चौंका दिया। जी हां, बीएसपी की हम यहां पर बात कर रहे हैं। बीएसपी ने आज यूपी के लिए 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इसमें 7 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, यानी कि मायावती ने करीब 44% मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। अब एक बार इन लिस्ट को हम आपको दिखा देते हैं। 16 में 7 उम्मीदवार मुसलमान हैं। सहारनपुर से माजिद अली, कैराना से श्रीपाल सिंह, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति को, नागीना से सुरेंद्र पाल सिंह, रामपुर से जीशान खान, संभल से शौलत अली, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी, मेरठ की बात करें तो देवव्रत त्यागी, बागपत प्रवीण बंसल, गौतम बुद्ध नगर राजेंद्र सिंह सोलंकी, बुलंदशहर गिरीश चंद्र जाटव, किशनगंज मुजाहिद आलम, आंवला आबिद अली, पीलीभीत से उतारा है अनीस अहमद खान को, शाहजहांपुर से दोदराम वर्मा को। अब देखिए, 7 मुस्लिम कैंडिडेट का उतारना, मायावती ने यहाँ पे जो फैक्टर चला है, इसका सीधा असर सबसे ज्यादा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा। बीएसपी ने हर सीट पर कास्ट फैक्टर को देखते हुए ही कैंडिडेट डिसाइड किए हैं। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुस्लिम फेस उतारे गए। मायावती ने एक बड़ा गेम खेला है, जिससे सपा और कांग्रेस के वोटर्स में सेंधमारी तय मानी जा रही है। सबसे पहले सहारनपुर की बात करते हैं, जहां करीब 43% मुस्लिम वोटर्स हैं और मायावती ने माजिद अली को यहां से उम्मीदवार बनाया है। मुरादाबाद में मुस्लिम वोटर्स का अगर मैं आपको प्रतिशत बताऊं, सहारनपुर की बात करूं 37% यहां पर मुस्लिम आबादी है। मुरादाबाद करीब 47%, रामपुर करीब 52%, संभल 50%, अमरोहा 41%, आंवला 35% और पीलीभीत की बात करूं तो यहां पर 35% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में मायावती ने यहां से मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतार कर एक मैसेज भी दिया है। जो पीडीए का फॉर्मूला लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनावों में चल रही है, मायावती ने सीधा यही सेंधमारी कर दी है। मायावती की सोशल इंजीनियरिंग यूपी में लोकसभा चुनाव को किस तरह से बदल देगी और हर बार दिलचस्प भी वो बना देती हैं। इस बार सपा कांग्रेस अलायंस में है
और मायावती की चाल ने कैंडिडेट्स के बीच मुकाबले को और ज्यादा चैलेंजिंग कर दिया है। मायावती ने सहारनपुर में माजिद अली को उतार दिया। सहारनपुर की सीट इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के खाते में है। यहां से माजिद वर्सेस इमरान मसूद की टक्कर होगी। सहारनपुर सीट 2019 में बीएसपी ने ही जीती थी और ऐसे में इस बार भी बीएसपी के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। हालांकि तब बीएसपी का गठबंधन सपा से था और इमरान मसूद अब कांग्रेस के टिकट पर तीसरे नंबर पर रहे थे। अमरोहा से बीएसपी के उम्मीदवार मुजाहिद हुसैन होंगे। यहां कांग्रेस ने दानिश अली को अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं अगर दोनों तरफ वोट ट्रांसफर होंगे तो सीधा सीधा फायदा यहां पर बीजेपी उठाएगी। दानिश अली 2019 का लोकसभा चुनाव बीएसपी के टिकट से जीत गए थे और हाल ही में दानिश अली कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मुरादाबाद से बीएसपी ने मोहम्मद इरफान सैफी को मैदान में उतारा है। अब इनकी बात कर लेते हैं तो समाजवादी पार्टी यहां से एसटी हसन को एक बार फिर से उम्मीदवारी दे सकती है। एसटी हसन 2019 के चुनाव में सपा के टिकट से जीत दर्ज कर चुके हैं। संभल से अगर बात करें तो बीएसपी ने शौलत अली को अपना उम्मीदवार चुना है। बीएसपी ने इन्हें टिकट दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में संभल की सीट समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान वर्क ने जीती थी। अब शफीकुर रहमान वर्क के निधन के बाद उनके पोते जियाउर रहमान वर्क सपा के उम्मीदवार फिलहाल उनकी जगह बनाए गए हैं। अब देखिए बीएसपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी तो अब बीजेपी के लिस्ट का इंतजार हो रहा है। बीजेपी आज अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर सकती है। कल शाम 3 घंटे तक बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान यूपी से 10 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए। बीजेपी के लिस्ट जारी होने से आज पूर्व एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया बीजेपी में शामिल हो गए और अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि उन्हें गाजियाबाद से टिकट दिया जा सकता है। जनरल वीके सिंह का टिकट कट सकता है। गाजियाबाद से 2 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का टिकट कटना तय भी है। साथ ही पीलीभीत की बात करें तो वरुण गांधी और बदायूं से संघमित्रा मौर्य पर भी गाज गिर सकती है। हालांकि मेनका गांधी को फिर से रिपीट किया जा सकता है। जनरल वीके सिंह कई बार विवादों में रहे अपनी बयानबाजी के चलते। वरुण गांधी लगातार अपनी पार्टी के खिलाफ ही जाकर बातें कर रहे थे। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है और इनका भी टिकट लगभग कटना तय माना जा रहा है। हालांकि सुल्तानपुर से मेनका गांधी एक बार फिर से रिपीट हो सकती हैं। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट श्री नड्डा जी का और यहाँ उपस्थित मंत्री जी का सबका धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की लूं और फिर से एक बार राष्ट्र निर्माण में अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकूं। अब देखिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में यूपी के 51 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था तो इनमें से एक उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लिया। बीजेपी को अभी 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित करने हैं जिसमें माना यह जा रहा है कि कल 10 नामों पर फाइनल मुहर लग चुकी है और इसमें कई ऐसे सीटें हैं जिनको लेकर सस्पेंस बरकरार है। बरेली से 8 बार के सांसद संतोष गंगवार के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है तो प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी को टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है। तो मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल की दावेदारी भी बहुत तय नहीं है। राजेंद्र अग्रवाल मेरठ से 2009 से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और बीजेपी इस बार यहां चेहरा बदल सकती है। बीजेपी ने एक फॉर्मूला बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उन्हें टिकट दिया जाएगा। प्लस जो एज फैक्टर है बीजेपी इसे भी ध्यान में रखकर ही यहां पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएगी। कल बीजेपी की सीईसी की मीटिंग में ओडिशा की सभी 21 सीटों पर फाइनल नाम तय हो चुके हैं। बीजू जनता दल के साथ गठबंधन की बात फेल होने के बाद अब पार्टी राज्य की सभी 21 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। हम वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सोर्सेस के मुताबिक पार्टी इस बार ओडिशा के संभलपुर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उतारने की तैयारी में है। तो पूरी से बात करें तो संबित पात्रा को एक बार फिर से मौका मिल सकता है। हालांकि पिछले चुनाव में संबित पात्रा हार गए थे लेकिन संबित पात्रा लगातार एक्टिव रहे हैं, संगठन के कामों में मजबूती से खड़े रहे हैं और इसीलिए संबित पात्रा पर हो सकता है कि एक बार फिर से भरोसा जताया जाएगा। भुवनेश्वर की बात करें तो अपराजिता सारंगी को टिकट दिया जा सकता है जो यहाँ पे बता दें कि हो सकता है कि कुछ चौंकाने वाले नाम इस लिस्ट में भी सामने आ सकते हैं। हालांकि देखिए कुछ ऐसे नाम यहाँ पर भी होंगे। उड़ीसा की अगर मैं बात करूं
जो बदले जाएंगे और लाइन बिल्कुल क्लियर है। जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे, बीजेपी ने इंटरनल सर्वे भी कराया है, जिनके खिलाफ असंतोष है उन नामों को रिपीट यहां पर नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह का रिस्क लेने से इस बार बीजेपी बच रही है। रुचि कुमार लखनऊ से और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, बीएसपी की लिस्ट आना किस तरह से चौंकाता है और इसका कितना ज्यादा फर्क पड़ने वाला है कांग्रेस और सपा के उम्मीदवारों के बीच, क्योंकि भले ही इन दोनों का अलायंस हो लेकिन बीएसपी कम से कम वोट तो काट ही देगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मायावती ने अपनी पहली लिस्ट आज जारी की है और उसमें 7 मुसलमानों को उतारा है उन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट से, जहां पर मुस्लिम वोट काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें मायावती अखिलेश यादव के साथ अलायंस में थी और आप ये पूरी लिस्ट अगर देखेंगी तो इसमें आपको पता चलेगा कि उस अलायंस में मायावती और अखिलेश यादव ने, क्योंकि मायावती का दलित वोट था, उसके साथ मुस्लिम वोट और कुछ अखिलेश यादव का वोट मायावती को बड़ी कामयाबी दिलाई थी। मायावती उसके पहले 2014 में उनको 0 सीट मिली थी और इस चुनाव में उनको 10 सीट मिल गई थी। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन था उसने गठबंधन को जीत दिलाई थी। अभी आपने देखा कि आजमगढ़ में जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें अखिलेश यादव के जो भाई हैं, चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, वो चुनाव हार गए थे और उसकी बड़ी वजह ये थी कि बसपा ने वहाँ से एक मुस्लिम कैंडिडेट गुड्डू जमाली को उतार दिया था और धर्मेंद्र यादव सिर्फ 8000 वोट से हार गए थे। तो यानी मुस्लिम वोट्स का बिखराव हुआ था। तो अब जिस तरह से मायावती ने मुस्लिम कैंडिडेट अपने उतारे हैं, ये साफ है कि इसका नुकसान जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन है उसको हो सकता है, क्योंकि इन सीट्स पर मुस्लिम वोट्स का बिखराव हमें देखने को मिल सकता है। अब इमरान मसूद हो, एसटी हसन हो या शफीकुर रहमान बर्क के पोते हों, इन सबको कुछ परेशानी का, दानिश अली हो, इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मायावती, पहले हम देखते थे कि जब मायावती उत्तर प्रदेश में ताकतवर थी तो काफ़ी मुसलमान मायावती की तरफ जाते थे। और वेस्टर्न यूपी में अगर आप वोट देखेंगे तो वहाँ पे दलित भी हैं, जाटव है बहुत ज़्यादा, जिसकी मायावती जिस कम्युनिटी से आती हैं। तो जाटव वोट प्लस मुस्लिम वोट मायावती को बड़ी कामयाबी दिलाता था। लेकिन अब जब मायावती इनएक्टिव हो गई हैं तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जो मुस्लिम वोट है वो समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट रहता है या वो मायावती की तरफ भी जाता है। अगर ऐसा बिखराव होता है तो इसका गठबंधन को, कांग्रेस और जो सपा गठबंधन है उसको नुकसान होना तय है। प्रिया, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए, एक बात तो तय है कि इसका सीधा सीधा जो नुकसान है वो कांग्रेस और सपा के गठबंधन को उठाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात जेडीयू की करेंगे, जिसने अपनी लोकसभा की पूरी लिस्ट एक बार में ही जारी कर दी। जेडीयू की लिस्ट में ज्यादा चौंकाने वाले नाम नहीं थे। नीतीश की पार्टी ने अपने ज्यादातर सांसदों को फिर से मौका दिया है। केवल सिवान से कविता सिंह, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, गया से विजय मांझी और काराकाट से महाबली सिंह का टिकट काटा गया है। पार्टी ने सिवान से विजय लक्ष्मी देवी और सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट दिया है। नए गठबंधन के बाद जेडीयू के खाते में इस बार गया और काराकाट की जगह शिवहर और किशनगंज की सीट मिली। जेडीयू ने शिवहर से उम्मीदवार के मुताबिक लवली आनंद और किशनगंज से मास्टर मुजाहिद आलम पर दांव लगाया है। जेडीयू ने लिस्ट में अपने सोशल इंजीनियरिंग को भी पूरा ध्यान में रखते हुए बनाया है। 16 उम्मीदवारों में 6 पिछड़े हैं, 5 अति पिछड़े हैं, 1 महादलित, 1 मुस्लिम को भी टिकट दिया गया है। जेडीयू ने 3 सवर्णों को भी टिकट दिया, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हम लोग जो 1 सीट हार गए थे उसको भी जीतेंगे और इस बार हम लोग का लक्ष्य 40 का 40 सीट का लक्ष्य है और फिर से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए बिहार की जनता का समर्थन प्राप्त है। आप सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी ने पिछले 18-19 वर्षों में जो काम किया है उस काम के प्रति आज भी बिहार की जनता का आकर्षण का केंद्र आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार की जनता का व्यापक जन समर्थन है और उस जन समर्थन के बल पर फिर से हम लोग 40 का 40 सीट जीतेंगे और हर हालत में जीतेंगे। तो जेडीयू ने बिहार में सभी नामों का ऐलान कर दिया है। जेडीयू के लीडर बिहार में प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं। नामों के ऐलान के बाद जेडीयू कोटे के मिनिस्टर ने क्या कहा है, सुनिए। और मैं पूरा यकीन है कि ये 16
उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड के और एनडीए के अन्य उम्मीदवार जो घोषित किए जाएंगे बहुत अच्छा प्रदर्शन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से विचार विमर्श करके उम्मीदवारों के लिस्ट तय किया है। सभी ने अपना इनपुट दिया और मैं पूरा यकीन है कि ये 16 उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड के और एनडीए के अन्य उम्मीदवार जो घोषित किए जाएंगे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नहीं, 16 लिस्टों में तो अधिकांश लोग जो पहले से सांसद रहे हैं, माननीय सांसद रहे हैं, उन्हीं लोगों को जगह मिली है। और उसमें से 2-3 लोगों को, जैसे मान लीजिए कि एक सीट तो हम लोग पिछली बार जो हार गए थे उसमें हम लोगों ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है और 1-2 जगह पे बदलाव किया गया, शेष जगह तो सामान्य। और हमारे सहयोगी पटना से नीतीश चंद्र और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, जेडीयू की जो लिस्ट आई है, एक बात तो तय है कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की गई है, पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है और जातिगत समीकरण को ध्यान में दिया गया है। क्या 40 की 40 सीटें जीतना, ये जो नाम सामने आए हैं, ये माना जाए पॉसिबल है? देखिए, यही कोशिश है, यही रणनीति है जेडीयू की और बीजेपी की कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल की जाए। जब नीतीश कुमार अलग थे, महागठबंधन में थे, उस समय बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि बीजेपी की ये कोशिश होगी कि वो नीतीश कुमार को साथ लाए। और इसके लिए जो नीतीश कुमार का वोट बैंक था, लवकुश और अति पिछड़ी जातियों का जो एक बड़ा समूह कहा जाता है, उसमें सेंधमारी की कोशिश की जा रही थी। कई लोगों को यह भी लग रहा था, बीजेपी के नेताओं को, कि इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिलेगी भी। लेकिन चूंकि ये पूरी तरह से कामयाबी नहीं होती, सेंधमारी होती, तो ऐसे में बीजेपी ने कोई रिस्क लेना नहीं चाहा और यही कारण है कि नीतीश कुमार को फिर से वापस लिया गया। तो अब जब नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों साथ हैं तो ऐसे में पलड़ा जो है निश्चित रूप से एनडीए का भारी हो जाता है। देखिए, बिहार में 3 बड़ी ताकतें हैं, राजनीतिक ताकतें, लालू, बीजेपी और नीतीश। इनमें से जो 2 ताकत एक साथ आती है उनका पलड़ा भारी हो जाता है। ये हमने पिछले कई चुनाव में देखा है। और पिछली बार तो सिर्फ चिराग पासवान साथ थे, जीतन राम मांझी साथ नहीं थे, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी साथ नहीं थे। लेकिन इस बार ये दोनों नेता भी साथ हैं। तो सामाजिक समीकरणों के लिहाज से यदि आप देखें तो एनडीए की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से बेहतर नजर आती है। और यही कारण है कि 40 में 40 सीट का दावा एनडीए के नेता कर रहे हैं, बीजेपी के नेता कर रहे हैं। और इसीलिए नीतीश इतने कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं गया है, पुराने चेहरों को जेडीयू ने रिपीट किया है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम अपडेट के लिए।